हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किया था। आज हम उसी के रिगार्डिंग आगे स्टडी करेंगे। थोड़ा सा पहले वो प्रीवियस वीडियो का रिकॉल कर लेते हैं। हमने उसमें स्टडी किया था कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू आपका सेल से होता है। तो रिवेन्यू जो भी आप सेल जनरेट करते हैं अपने बिजनेस में, उससे आपको जो भी अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। अब प्रॉफिट क्या होता है आपके पास कि टोटल रिवेन्यू में से आप टोटल एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं। ये रिवेन्यू का प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो एक्सपेंस जो होते हैं आपके, एक टर्म और जैसे हमने लॉस भी स्टडी किया था कि जब आपके टोटल एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू दैट बिकम्स लॉस। तो वो लॉस बन जाता है हमारा। तो जब आपके एक्सपेंसेस रिवेन्यू से हायर होते हैं तो आपका लॉस निकल के आएगा। अब लॉस को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक तो आपका जो है कि ये एक्सपेंस जब आपके रिवेन्यू से हायर होते हैं तो आपका जो है बिजनेस का लॉस निकल के आता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का। दूसरा कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी लॉस हो जाता है, जैसे बाई थेफ्ट कोई चोरी हो जाती है या कहीं पे आग लग जाती है, तो वो लॉस बाय फायर। तो एक तो ये लॉस हो गया। एक जब आपके जो है रिवेन्यू एक्सपेंसेस इज हायर देन रिवेन्यू, तो आपका दो तरीके से हम लॉस को डिसाइड करेंगे। अब एक्सपेंस और लॉस जो है वो दोनों चीजें डिफरेंट हैं, क्योंकि जो है एक्सपेंसेस आप कब करते हो, एक्सपेंसेस आप तब करते हो जब आप अपने बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो। तो एक्सपेंसेस जो है वो लॉस से अलग होता है, क्योंकि एक्सपेंस जब भी आप करेंगे तो आप वहां से ये उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ मिले। लेकिन लॉस जो है वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, और जब आपका रिवेन्यू एक्सपेंसेस से कम होता है तब आपको लॉस होता है। एक वर्ड आता है गेन। गेन जो है, गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट तो आपका डे टू डे जो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनसे निकल के आता है। गेन आपको एक्सीडेंटल होता है। जैसे आप फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, आपने कोई भी मशीनरी या लैंड और बिल्डिंग या कोई भी जो अपनी फिक्स एसेट्स को सेल किया है, कोई इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, तो वो आपका एक्सीडेंटल केस है। आप जो है कभी कभी करते हैं उसको, या लॉटरी मिल गई आपको, तो वो चीजें आपको जो कभी कभी मिले वहां से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा तो वो गेन बोला जाएगा, ना कि उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो गेन और प्रॉफिट जो है दोनों चीजें अलग अलग है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक स्टॉक। स्टॉक आपका क्या होता है, जनरली हम जो है बिजनेस में स्टॉक ही वर्ड यूज करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी फिनिश गुड्स का या जो है वर्क इन प्रोग्रेस का या ओपनिंग आपका लास्ट ईयर का बचा हुआ था, जब भी आपके पास कोई जो है गुड्स की वैल्यू जो बचती है वो आपका स्टॉक कहलाती है। अब यहाँ पे हम स्टॉक को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक स्टॉक होता है कि आपके पास जो बैलेंस ऑफ गुड्स होता है जो आपने रीसेलिंग पर्पज के लिए रखा हुआ है कि आप उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको सेल करेंगे, तो स्टॉक, उसको स्टॉक बोला जाएगा। तो ये स्टॉक आपका क्या हो सकता है, ये दो तरीके से होगा। एक आपका ओपनिंग होगा, एक आपका क्लोजिंग होगा। तो ओपनिंग क्या होता है, जब आपका जैसे लास्ट आपने अकाउंटिंग पीरियड में कुछ ना कुछ एंड में बचा हुआ होगा, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक होगा। फिर सेम उसी तरीके से आपका कुछ जो है मटेरियल जो तैयार कर रखा है आपने वो अनसोल्ड रह जाता है, तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं जो इस अकाउंटिंग पीरियड का है। तो स्टॉक जो क्या होता है कि आपके पास बैलेंस ऑफ गुड्स फॉर रीसेलिंग पर्पज के लिए आपने रख रखा है, वो आपका स्टॉक बोला जाएगा। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जस्ट लाइक स्टॉक, लेकिन हम इन्वेंट्री कब बोलते हैं, जब आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरर फर्म है, कोई भी आप जैसे किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं। सपोज आपके पास जो है शूज का बिजनेस है, तो शूज एक तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जो है कहीं से रेडीमेड शूज लेके आते हैं, फिर उनको आगे फर्दर सेल करते हैं, तो वो आपके पास स्टॉक में आएगा। एक आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और फिर वहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले शूज बनाने के लिए लेदर लेके आएंगे, आप लेदर लेके आएंगे। तो ये लेदर जो है ये रॉ मटेरियल है, और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो इसमें फिर लेदर को जो है, लेदर का आपके पास कोई भी स्टॉक बचेगा तो वो इन्वेंट्री बोला जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि स्टॉक जब भी हम यूज करते हैं तो वो जो चीजें आपने रीसेलिंग पर्पज के लिए रखी हुई है या आप कोई रेडीमेड चीज लेके आते हैं वो आपका स्टॉक बोला जाएगा। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री जब आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप किसी चीज का जो है निर्माण कर रहे हैं और तब आप जो है
आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग या WIP वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पे कुछ काम हो चुका है और कुछ होना बाकी है, उसको WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो आपका इन्वेंट्री बोला जाएगा। तो अब इन्वेंट्री के लिए हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो इन्वेंट्री के लिए हम क्या चीजें देखेंगे? आपका इन्वेंट्री जो है, एक तो ओपनिंग हो सकता है। ओपनिंग क्या होता है कि जो आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा, आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री में आ जाएगा। फिर उसके बाद WIP वर्क इन प्रोग्रेस, आपने जो है कुछ काम कर रखा है, उसको बीच में पूरे साल में एक अकाउंटिंग पीरियड में कुछ परसेंटेज उस पर बाकी है, तो वो आपकी WIP हो जाएगी। क्लोजिंग, जब आप अपने जो है अकाउंट्स क्लोज करते हैं उस दिन आपके पास जो भी इन्वेंट्री बची हुई है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। सेम यही चीज़ स्टॉक में है। तो अब हमें अपने बिजनेस के लिए इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। आपने किसी को, जैसे आपने कोई भी चीज परचेज की है, इन्वेंट्री जो है आपने परचेज की है, लेकिन आपने उसकी बुक्स में एंट्री नहीं की है, तो यानी कि ये आपकी परचेज में से भी मिस हो गया है। तो जब आपकी ये परचेज में कोई एंट्री नहीं करी आपने, और अगर उसकी कोई भी एक जो है अमाउंट बचा हुआ है, तो आप उसको इन्वेंट्री में ऐड नहीं करेंगे। ये ऐड नहीं करना है आपने। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब उसकी आपने परचेज में ही एंट्री नहीं की, तो अगर आप उसको लास्ट के इन्वेंट्री में या स्टॉक में ऐड करेंगे तो वो आपके पास बैलेंस जो है इंक्रीज होके आएगा, जो कि आपके जो रिकॉर्ड है या जो भी आप प्रॉफिट निकालोगे बैलेंस शीट में लेके जाओगे, उसको जो है रोंग कर देगा, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू आपको नहीं देगा। तो अगर आपने कोई ईयर में परचेज किया था और उसकी बुक्स में एंट्री नहीं की, तो उसका अगर कोई स्टॉक बचा हुआ है तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरी आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर आपने किसी को गुड्स सेल की है, सेल और रिटर्न बेसिस, रिटर्न बेसिस सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है कि आपने किसी को सामान दे दिया, ये बोल के दे दिया कि वो अगर उसे पसंद आएगा तो वो रख लेगा और नहीं तो वो वापस कर देगा। तो हम ये मान के चलते हैं अपने बिजनेस में कि वो वापस करेगा। तो क्योंकि ये एक प्रूडेंस होता है कि हमें अपनी जो चीज़ है उसको, जो लॉस होता है बिजनेस में, हम उसको पहले से कंसीडर करके चलते हैं और प्रॉफिट को अवॉइड करके चलते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी गुड्स जो है वो सेल और रिटर्न बेसिस पे दी है, तो इसको वापस ऐड करेंगे अपने स्टॉक में। वापस ऐड करने का मतलब क्या है कि फर्दर उस टाइम के लिए हम ये मान के चलेंगे कि वो हमारे पास माल वापस आएगा, और जब बाद में अगर उस वो सेल बन जाती है तो आप सेल इंक्रीज करके स्टॉक में से लेस कर देंगे। तो हमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं एंट्री वर्ड अकाउंट्स में। तो एंट्री क्या होता है कि जब भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, इवेंट किया है, तो आपने किसी भी वाउचर से अपने डाटा को उसको रिकॉर्ड किया होगा जर्नल में। तो जो जर्नल में, लेजर में ये सब चीज़ें हम ट्रांसफर करते जाते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन है वो आपका एंट्री बोला जाएगा। तो ये एंट्री हो गया। एक वर्ड आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी या कोई भी एक आपकी फर्म है, वो एंटिटी है। उसका जैसे एक अपना सेपरेट अलग से उसकी एग्जिस्टेंस होती है, जैसे मारुति हो गया, विप्रो हो गया, या कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग या रीसेलिंग बिजनेस हो गया। तो कोई भी फर्म होगी, बिजनेस होगा, या जो है आपकी किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो गई, तो उसको एंटिटी बोला जाएगा। तो ये चीज हो गई। उसके बाद एक वर्ड आता है कि बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैड डेट्स क्या होते हैं कि सपोज आपने किसी को सेल किया है, तो सेल करेंगे हम। तो सेल कितने तरीके से बताया था आपको कि कैश पे होगी या क्रेडिट पे होगी। क्रेडिट मान लिया एक्स से है, तो कैश पे है तो कैश तो आपके पास आ जाएगा। अगर आपने सेल क्रेडिट पे करी है तो एक्स आपके क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएगा। डेटर मीन्स जिसने हमको पैसा देना है, देनदार।
डेटर क्या होता है आपका? देनदार होता है, जो कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में आते हैं, जिसने आपको पैसा देना है, देनदार। अगर ये देनदार आपका जो है, ये मान लिया अभी ये एक्स है, एक्स को आपने 50,000 का सेल किया। अब एक्स जो है आपको ईयर एंड में ये बोलता है कि भाई मैं 50 नहीं दे सकता, आई कांट पे 50,000, मैं आपको 40 दूंगा या 35 दूंगा, कितना भी, जो भी आप मान लें, अभी सपोज करें 40 दूंगा। तो जो आपका ये 10,000 है जो आपको रिकवर नहीं हुआ एक्स से, तो ये आपका बैड डेट्स बन जाएगा। बैड डेट्स मतलब डूब गया आपका पैसा। तो एक बैड डेट्स क्या होता है कि जब भी आपके डेटर जो है वो कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करते हैं, तो वो आपके बैड डेट्स हो जाएंगे। अब बैड डेट्स का तो ये आपका एक किस्म से लॉस ही हो जाता है कि आपको जैसे 50,000 है, वो उसमें से 40 मिले हैं, तो 10,000 आपका बैड डेट्स आ गए। उसके बाद एक टर्म आती है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है कि कोई भी, जैसे आप किसी को सेल करते हैं या कोई भी आपका डेटर है, वो मान लिया ये एक्स ही था, 50,000 आपने इसको सेल किया था, अब ये जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब जिसको दिवालिया बोलते हैं, कि वो आपको कुछ नहीं देगा। तो अब जैसे एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो आप उसको, वो आपको कुछ नहीं देगा, तो ये एक्स भी आपका ये सारा का सारा बैड डेट्स में ही आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नील अमाउंट मिलेगा। एक होता है सोलवेंट, तो सोलवेंट जो पे कर सके। अब इसमें क्या है, इंसॉल्वेंट जो होता है वो बिल्कुल ही मतलब आपका खत्म ही हो जाता है पैसा, ये आपका लॉस ही है। सोलवेंट जो पे कर दे आपको फुल अमाउंट 50,000 आपको पे कर देगा। कई बार ये होता है कि आपको है ना, इसको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि 10,000 नहीं दिए या 35 नहीं दिए, तो आपको वो परसेंटेज बता देगा कि 50,000 का जो है 60% आपको मिल जाएगा। तो आप इसका निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 30,000। मीन्स आपका 30,000 जो है वो मिल जाएगा, 20 आपके बैड डेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, एंट्री हो गया, एंटिटी हो गया आपका, और स्टॉक और इन्वेंट्री हमने स्टडी किया है। तो इन्वेंट्री जो है आपका, इन्वेंट्री के बारे में ये चीज याद रखेंगे कि इन्वेंट्री आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए यूज होता है, स्टॉक आपका जो है रीसेलिंग बिजनेस के लिए यूज होता है। उसके बाद एक टर्म आती है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं कि आपके पास जब भी आप सेल करते हैं, तो बताया आपको कि कैश में होगी या क्रेडिट में होगी। तो क्रेडिट में अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, या और भी आएंगे। तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं, डेटर होते हैं। तो अब इसमें से क्या होता है, एक्स वाई जेड है, ये आपका डेटर है। अब वाई ने आपको क्या किया कि 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको एक बिल्स रिसीवेबल दे दिया, मीन्स आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि आप जो है इसको बैंक में से निकलवा लीजिए पैसे। तो आपके पास ऐसे बीआरबी इकट्ठे हो गए होंगे, बीआरबी इकट्ठे हो गए होंगे आपके पास। तो ऐसे ही कुछ जो है आपके पास बीआर इकट्ठे हो गए होंगे। तो ये डेटर और जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, जितने भी आपको कुल डेटर होते हैं या कुल जो है बिल रिसीवेबल होते हैं, वो सब दोनों चीजों को ऐड करके आपके पास ट्रेड रिसीवेबल बन जाते हैं। तो ऐसे ही फिर सेकंड जो टर्म है आपकी ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल क्या होता है आपका कि ऐसे ही आप परचेज करते हैं, पेबल जिसको मतलब जो आपको पे करना है, परचेज करते हैं, वो कैश पे होगी या क्रेडिट पे होगी। तो कैश की तो कैश में एंट्री चली जाएगी, और क्रेडिट पे होगी तो जो है हमारे पास क्रेडिटर होंगे। क्रेडिटर मीन्स लेनदार, जिसको आपने पे करना है, जो आपको बिजनेस में देना है जिनको पैसा। तो ये क्रेडिटर क्या होंगे, कुछ क्रेडिटर ऐसे होंगे, मान लिया एक्स है, यहाँ पे वाई है, जेड है, तो कुछ को हम बिल्स ऑफ पेबल दे देते हैं कि हम 15 दिन का या 1 महीने का बिल्स पेबल देते हैं कि आप बैंक में से इसको निकलवा लेना। तो कुछ हमारे पास जो है क्रेडिटर होंगे, कुछ बीपी इकट्ठे होंगे। तो इन दोनों चीजों को जो मिला के क्रेडिटर और बीपी को ट्रेड पेबल बन जाते हैं आपके। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर उसके बाद आगे स्टडी करते हैं।
एक आता है आपके पास वर्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी बुक लेने जाते हो ना कि डिस्काउंट कितना है, वही वाली चीज है। तो इसको आपको दो चीजों में वो बाइफरकेट कर लेंगे। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड आपके पास जैसे आप बुक लेने गए हैं तो 30% वो जैसे आपको लिस्ट प्राइस पे या एमआरपी पे 30% कट करके देता है, तो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इसकी हम बिजनेस में कोई एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसी ने काट के दिए है आपको। जो आपको मिला है वो जैसे आपका 100 है तो आपने 70 पे किया, 30 का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद एक कैश डिस्काउंट होता है। जैसे आप बोलते हो ना, कोई भी डेटर होता है 50,000 मान लिया उसको देना है आपको, तो आप उसको बोलते हो कि अगर आप अभी पे करोगे तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो जैसे फिर आप उससे क्या करेंगे कि 49,000 ले लेंगे 50 की बजाय। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये आपको मिल भी सकता है और आप दे भी सकते हैं, इसको दोनों तरफ एंट्री हो जाएगी। ये परचेज और सेल दोनों के केस में हो सकता है। तो कैश डिस्काउंट अभी यहाँ पे जैसे मान लिया आपको किसी ने 50 देना था, आप उसको बोलते हैं कि आप मुझे अभी दोगे तो आपको 2% का जो है डिस्काउंट मिलेगा कैश, तो 49,000 आपको मिलते हैं। अब ये क्या होता है? डिस्काउंट आपका बिजनेस के पर्पज से लॉस होता है, क्योंकि आपको मिलने तो 50,000 थे, आपने लिए 49 है, तो आपको 1,000 का जो है लॉस हो गया एक किस्म से। तो आप इसकी एंट्री हम बिजनेस में करते हैं। तो आई थिंक आपको जो है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है इसमें। तो अब हमने सारी चीजें स्टडी कर ली हैं। आपने एसेट्स भी स्टडी किया है, लाइबिलिटी भी करी थी, करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट भी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल, रिसीवेबल, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एक वर्ड आता है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एनी बिजनेस यू वी यूज द एनी अमाउंट, एनी एसेट्स, फिक्स एसेट्स। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कोई अमाउंट लेके आते हैं, 1 लाख सपोज। कोई भी एसेट आप फर्नीचर ले आए, टेबल, चेयर या कोई भी, ये सारी चीजें मिला के। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ चीजें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज आपकी क्या होती है? असेट्स। उसके बाद जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पे भी करना होता है, जो कि लायबिलिटी में आपने स्टडी किया था। जैसे इसमें आप कोई भी लोन लेते हैं या फिर किसी से आप जो है वो परचेज करते हैं, तो फिर आपके क्रेडिटर बन जाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब जब आप कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिजनेस और जो इन्वेस्ट करने वाला है प्रोप्राइटर, वो दोनों चीजें अलग होती हैं, क्योंकि उसने ये कैपिटल जो बिजनेस में लगाई है ये सोच के लगाई है कि मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो कैपिटल और प्रोप्राइटर दोनों चीजें अलग अलग होती है। फर्म और उसका प्रोप्राइटर दोनों चीजें अलग अलग होती है। कैपिटल इसलिए इन्वेस्ट करी गई है कि वो कुछ ना कुछ हमें बाद में रिटर्न देगी। तो यहाँ पे जो है कैपिटल अगर हमें निकालनी हो, जैसे मान लिया आपके पास असेट्स में आते हैं, असेट्स में आपने कैश लगाया 1 लाख, आपके पास डेटर है यानी कि आपके देनदार 50,000, फिर इसमें BRB प्लस कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल 50, और यहाँ पे आपका आ गया फिर आपके ये क्रेडिटर आ गए 1 लाख लगा लीजिए, और फिर आपके BP है, ये एक्सटर्नल मतलब बाहर जो पेमेंट जाएगी आपकी 50,000। तो अब अगर हमें यहाँ से कैपिटल डिराइव करनी हो हम फॉर्मूला लगाएंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसको जो है नेटवर्थ भी बोलते हैं। नेटवर्थ मीन्स आपके पास कितना अमाउंट है अभी। तो एसेट्स आपकी क्या थी? 1 लाख प्लस 50, 2 लाख हो गया, माइनस आपका 1 लाख प्लस 50। तो आपकी एक टाइम के बाद जो है जो कैपिटल होगी, नेटवर्थ होगी या नेट एसेट्स होगी, वो 50,000 होगी। तो कैपिटल क्या होता है कि आपकी जो टोटल एसेट्स
में से जब हम लाइबिलिटी लेस कर देते हैं तो वो आपकी कैपिटल आ जाएगी। एक वर्ड यूज होता है जैसे ये, अब ये एक इक्वेशन बन गई है आपके पास, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगर हमें एसेट्स निकालनी हो तो कैपिटल में लाइबिलिटी प्लस कर देंगे, और लाइबिलिटी निकालनी हो हमें तो क्या करेंगे, कैपिटल इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो फिर ये जो है, या फिर आप एक काम करें कैपिटल को इधर लाएंगे तो लाइबिलिटी उधर चला जाएगा, कैपिटल प्लस एसेट्स आ जाएंगे आपके। तो ऐसे एक वर्ड यूज होता है ड्राइंग, ये कैपिटल के कंटेस्ट में ही होता है। ड्राइंग मीन्स आहरण, मतलब जब भी आप अपने बिजनेस में से दो चीजें याद रखेंगे, प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज। जहां भी प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज जो टर्म यूज होंगी तो वो मीन्स ड्राइंग है। ड्राइंग क्या होता है कि जब आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए अपने बिजनेस में से कुछ निकालते हैं, जब बिजनेस एंटिटी और आप दोनों चीजें अलग अलग हैं तो ड्राइंग का भी तो अलग ही केस बनेगा ना। तो ड्राइंग क्या होता है कि जो आपने कैश इन्वेस्ट कर रखा है उसमें आपने कमी करी है और वो अपने लिए करी है। जब आप बिजनेस के लिए कोई खर्च करते हैं तो उसकी भी एंट्री करते हैं आप। तो अब आपने अपना पर्सनल कोई भी खर्चा, पर्सनल यूज या प्राइवेट जो है आपने खर्चा किया है तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये क्या होगा, आपकी कैपिटल में से लेस करके दिखाएंगे कि आपने अपने द्वारा लगाए गए इन्वेस्टमेंट में से कुछ खर्च किया है, तो सीधा सीधा ये आपकी कैपिटल में से ड्राइंग लेस कर देंगे। तो आई थिंक हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज है या कंसेप्ट है, कन्वेंशंस है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं क्लियर करेंगे तो हमें जो है एंट्री करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और इसको ध्यान से स्टडी करें। थैंक यू।